वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक फिनोमेनन के बारे में। लास्ट वीडियो में जो है मैंने ऑब्वियसली पार्ट 1 अपलोड किया था साइंटिफिक फिनोमेनन का, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। इसमें हम पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड एंड मेक श्योर ये जो सीरीज चल रही है वो फिलहाल में ICMR एग्जाम को टारगेट कर रही है। तो मेक श्योर इन केस अगर आप ICMR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इतना ही नहीं, मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पे एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो मेक श्योर आप उसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन से। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट बता रही थी, बिल्कुल वैसे ही इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने एंड वेरी ऑब्वियस, आज के सारे क्वेश्चन ICMR 2019 से ही लिए गए हैं, ओके। आज का पहला क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स व्हाट। ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस होती है साउंड वेव की, उससे हम किसके थ्रू जो है डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, इन जनरल देखा जाता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड और साउंड वेव। तो जो एम्पलीट्यूड होता है उसके बेसिस पे हम किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है उसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा लाउडर वॉइस है तो जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत हाई ये जो पोर्शन होता है, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन होता है, दिस इज व्हाट कॉल द एम्पलीट्यूड, ओके। इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई तरीके से एम्पलीट्यूड जा रहा है, लेकिन अगर वहीं पे अगर साउंड सॉफ्टर है या सॉफ्ट है, ठीक है, या फिर कम लाउड है, तो देखने को आपको मिल सकता है कि जो एम्पलीट्यूड है ऑब्वियसली वो क्या हो गया है, वो स्मॉल हो गया है। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर। अगर हम देखना चाहें तो द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। अ साउंड दैट इज फेंट or soft will have a smaller amplitude while that of the loud sound will have the larger amplitude, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Or we can say that the loudness of sound depend upon the amplitude of vibration. The amplitude is bigger, the sound is loud, and if the amplitude is smaller then the sound is soft. तो इस ढंग से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे यही पूछा था, the loudness of sound wave is determined by, so it is determined by what? It is determined by amplitude. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल बिकॉज इट हैज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इन केस अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़ा है तो ये वाला फिनोमेना आपके NCERT के बुक में भी था, ठीक है, एज पर आई रिमेम्बर। तो जो रेड लाइट होती है उसको सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। मेनली जो आप देखते हो सिग्नल पे रेड लाइट और इसके अलावा येलो लाइट, ग्रीन लाइट। तो इसमें पूछा है कि रेड लाइट को सिग्नल पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ऑप्शन है ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ, हाई इंटेंसिटी, लो रिफ्रैक्शन। तो देखिए क्या होता है, रेड लाइट जो है उसको डेंजर का साइन दिखाने के लिए भी शो किया जाता है, साथ ही साथ सिग्नल पे भी इसका इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ द रेड लाइट। ये इसीलिए होता है बिकॉज रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द मॉलिक्यूल, क्योंकि रेड लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो लीस्ट यानी काफी कम होती है। रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो देखने को ये मिलता है कि जो स्कैटरिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। जो लाइट जितना ज़्यादा स्कैटर करेगी मतलब उसका वेवलेंथ उतना ही कम है, जो कम स्कैटर करेगी मतलब कि उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा है। तो दैट इज व्हाट मेंशन बिकॉज द रेड लाइट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ among the all visible color. So we can say that as because the wavelength of red light is maximum, इसीलिए वो सबसे कम स्कैटर करती है by the atmospheric particle, और इसीलिए उसको ट्रैफिक लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहने के कारण उसकी स्कैटरिंग कम होती है एंड दैट इज़ वाई हम इसे सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं ड्यू टू दी हाई फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ, हाई इंटेंसिटी, लो रिफ्रैक्शन। तो वेरी ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू दी लॉन्ग और हाई वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए,
वेंटुरी मीटर इज यूज टू मेजर। वेंटुरी मीटर जो होता है, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वेंटुरी मीटर का है। तो वेंटुरी मीटर जो है उसको किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब ये क्वेश्चन आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस इज अ वेंटुरी मीटर, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दी पाइप। तो एक पाइप से मेनली जो है हम लिक्विड का जो फ्लो होता है उसके मेजरमेंट को लेने के लिए हम वेंटुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो लोअर लेवल पे भी डेफिनेशन मिलता है, काफ़ी एडवांस लेवल पे भी डेफिनेशन मिलता है। मैंने यहाँ पे हर एक टाइप के लेवल को दिखा कर रखा है। जैसे कि सेकेंड डेफिनेशन ये कहता है, द वेंटुरी मीटर इज मेनली यूज टू एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप by decreasing the cross sectional area and creating a gradient of pressure। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, the Venturi meter is a device that allow the flow of rate through a pipe to be calculated by measuring the differences in the pressure created by the contraction in the pipe। तो यानी अगर एक पाइप से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें हम उसके फ्लो रेट को जो है मेनली मेजर करते हैं इस बेसिस पे कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मेनली प्रेशर में। जब जब एक फ्लूइड जो है पाइप से मूव कर रहा था उसके कारण जो है पाइप में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको भी मेजर किया जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर एक सिंपल भाषा में कहना हो तो ये एक्चुअल में फ्लूइड के फ्लो रेट को यानी किस रेट के साथ फ्लो कर रहा है इसको मेजर करने के काम में आता है। अब चाहे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बेसिस पे आप कैलकुलेट करें या प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे कैलकुलेट करें। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें देख के रखा है, इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड स्पीड, फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड टेम्परेचर। अब आप ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लूइड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के बेसिस पे जो है ये मेजर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन द पेपर। बायोलॉजिकल पॉलीमर कौन सा है पेपर के अंदर? तो ये जैसे मैंने कहा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल पॉलीमर पाया जाता है पेपर के अंदर वो होता है सेलुलोज। तो यहाँ पे आंसर जो है सेलुलोज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल यूज टू मेक द टूथपेस्ट वाइट। कौन से ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है ताकि टूथपेस्ट को वाइट बनाया जा सके? ऑप्शंस आर टाइटेनियम ऑक्साइड, चारकोल, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है उसको यूज किया जाता है टूथपेस्ट को वाइट बनाने में। सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसको कि कलरेंट की तरह ऐड किया जाता है ताकि टूथपेस्ट को वाइट कलर मिल सके। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है और ये मोस्ट इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है फॉर कैरीज इनहिबिटिंग एजेंट। जो आपके टीथ एरिया में जो कैरीज चली आती हैं उसको इनहिबिट करने के लिए जो एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट में वो होता है फ्लोराइड, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट ऑल टूथपेस्ट टुडे कंटेन द फ्लोराइड इन वन फॉर्म और अदर। और आज के टाइम में मैक्सिमम टूथपेस्ट में फ्लोराइड जो है अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज सोडियम फ्लोराइड। जो सबसे कॉमन फॉर्म हो सकता है फ्लोराइड का वो हो सकता है सोडियम फ्लोराइड। बट मोनोफ्लोरोफॉस्फेट एंड स्टैनिशियस फ्लोराइड आर ऑल्सो यूज्ड। इसके अलावा जो है सोडियम फ्लोराइड के अलावा ये दो फॉर्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सारे की सारी चीज़ें जो है फ्लोराइड का सोर्स बनती है या फ्लोराइड को इस फॉर्म में मतलब कि देखा जाता है इन दी टूथपेस्ट और ये मेनली कैरीज को इनहिबिट करने के काम में आता है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मेटल इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग द माइक्रोचिप्स। कौन सा मेटल जो है माइक्रोचिप्स को बनाने में काम में आता है। अभी ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ बच्चों को पता हो भी सकता है, किसी स्टूडेंट को पता नहीं भी हो सकता है। सो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आई मीन टू से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सो सिलिकॉन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ with about 28% by mass of the crust being composed of it. It is also a semiconductor, meaning it conducts the electricity under a certain condition. This make it vital for the integrated circuit, especially the microchips. तो सिलिकॉन को जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल देखा गया है
बिकॉज ये जो है मेनली इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें काम मतलब कि चीज़ों को हम काम में लेते हैं, जैसे कि हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप्स का बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। बिकॉज सिलिकॉन इज द एलिमेंट यूज इन मेकिंग द माइक्रोचिप्स, बिकॉज इट इज बीइंग द इंसुलेटर, ठीक है, बिकॉज ये इंसुलेटर की तरह काम करता है व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म द सिलिकॉन ऑक्साइड विच सर्व द पर्पस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है, दैट इज सिलिकॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है। अब मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्सचर एक ऐसा डेफिनेशन होता है जिसमें कि बहुत अलग अलग मोनोमर से बनके या बहुत अलग अलग कंपाउंड से मिलकर जो है कोई चीज़ बनी है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, एग्जांपल लेके बताने में आसानी होगी। ऑप्शन में दिया है ग्लास, ग्रेफाइट, स्टील, एल्यूमिनियम। तो ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास मिक्सचर से बना है, किसके मिक्सचर से, सैंड एंड सिलिकेट के, यानी सैंड और सिलिकेट मिले हैं, उनका मिक्सचर बनाया गया है, और वो जो मिक्सचर है वो ग्लास की तरह रिगार्ड होता है। तो मिक्सचर का मतलब ये हो जाता है। तो एक मिक्सचर होता है, एक होता है प्योर फॉर्म में अपने प्रेजेंट रहना, जिसमें कि किसी भी टाइप के एलिमेंट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो प्योर फॉर्म माना जाता है, वो मिक्सचर नहीं रहेगा, ठीक है, या उसी का एक अदर फॉर्म माना जाता है। तो अदर फॉर्म भी रहेगा लेकिन वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, ये मिक्सचर है आयरन और कार्बन का, जिसे हम एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन भी कहते हैं। बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है एक मिनरल है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज सम अदर मिनरल के मिक्स होने से मिलकर बना है। और बॉक्साइट को जो है जैसे कि मेंशन कर रखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉक्साइट, ठीक है, विच इज एन ओर टिपिकली फाउंड इन द टॉप सॉइल ऑफ द वेरियस tropical and subtropical region. Once mined, aluminium within the bauxite ore is chemically extracted into the aluminium oxide compound and through the wear process. तो एल्यूमिनियम जो है मेनली बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट एक टाइप का ओर होता है, ठीक है, और वहां से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक स्टेबल प्योर फॉर्म है एलिमेंटल कार्बन का, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, और इट ओनली कंटेन द कार्बन एटम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ग्रेफाइट आप देख सकते हैं, हमने सभी का डेफिनेशन पढ़ा, समहाउ ग्रेफाइट हमें लग रहा है कि ये मिक्सचर नहीं है, बिकॉज ये एक प्योर फॉर्म में रहता है एलिमेंटल कार्बन के, और ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ग्लास तो ऑब्वियसली ये भी मिक्सचर है, ग्रेफाइट ऑब्वियसली ग्रेफाइट इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 2। इसके अलावा एक ब्रास भी आपने सुना होगा कभी, ये मैंने यहाँ पे एडिशनल ऐड करके रखा है। ब्रास जो है इट इज अ मिक्सचर और अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच हैज द हार्डर फिनिश देन द कॉपर अलोन। तो ये मैंने एडिशनल ऐड कर दिया है कि माइट भी कल को क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से कर पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनामी आर यूजुअली कॉज्ड बाई, सुनामी के कॉज होने का मतलब एक मेजर रीजन क्या होता है। ऑप्शंस आर टाइड्स, ओवरफिशिंग, अंडर वाटर अर्थक्वेक, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देखिए टाइड्स, ओवरफिशिंग, अंडर वाटर अर्थक्वेक या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शन ऐसे अटपटे हैं जिसको कि देखकर आप आराम से बोल सकते हो कि ओवरफिशिंग तो आए दिन कहीं ना कहीं होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे अर्थक्वेक चलेगा, ठीक है। टाइड्स का भी सेम वही केस है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का भी वही केस है। अब बच जाता है एक ही ऑप्शन, दैट इज अंडर वाटर अर्थक्वेक। एनीवेज मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देती हूँ। सुनामी आर कॉज्ड बाय द वायलेंट सी फ्लोर मूवमेंट एसोसिएटेड विथ, जब सी फ्लोर जो होता है उसमें मूवमेंट शुरू होती है, और वो मूवमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, और उन रीजन या उन वजह में से 4 मेन रीजंस हैं। कौन कौन से, अर्थक्वेक, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अर्थक्वेक के आने का रीजन बना रहता है, 70% से ज्यादा टाइम, 70% से ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अर्थक्वेक की वो सुनामी की इस बेसिस पे होती है कि कहीं ना कहीं जो है अर्थक्वेक हुआ होगा, जिसकी वजह से सी फ्लोर में मूवमेंट शुरू हुई होगी और जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो 70 से ज्यादा % ऑफ द चांसेस में अर्थक्वेक इज द रीजन फॉर द सुनामी। सेकेंड होता है लैंडस्केप, लावा एंटरिंग इनटू द सी, एंड द फोर्थ इज सी माउंट कोलैप्स और द मीटियोराइट इम्पैक्ट। तो ये कुछ मेजर रीजन हो गए। इनमें से भी और मेजर की तरफ बात किया जाए तो अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड जो है ये ज्यादातर कॉमन रीजन माने जाते हैं सुनामी के आने के। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दे के रखा है उसके अनुसार जो है हम आंसर 3rd को पिक करेंगे, ठीक है, दैट इज अंडर वाटर अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स,
फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा, मतलब किनको रिगार्ड किया जाता है? ऑप्शंस आर अर्नस्ट रदरफोर्ड, नील बोर, जॉन डाल्टन एंड रॉबर्ट बॉयल। तो आंसर इसका होगा क्या? अर्नस्ट रदरफोर्ड was a New Zealand-born British physicist of 1908 Nobel Prize in the Chemistry. He is often called the father of nuclear physics. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ साइंटिफिक फिनोमिनन, जो भी कुछ मतलब कि मैं अरेंज कर पाई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैं कोशिश करूंगी अगर कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक फिनोमिनन जिसे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में कर पाएँ तो मैं ज़रूर वो जो है आपके लिए अरेंज करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।